रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ फ्रेम पूरा आना चाहिए, फ्रेम कट रहा था। ये फैन ऑफ कर दो, ये फैन निकलवा दीजिए, वो आएगा ना, इसको हटवा दीजिएगा फैन। ठीक है, लाइट। चलिए, रिवीजन किए हैं सब लोग? सब पीछे पढ़ा हुआ है ना? हाँ, पढ़ा हुआ है सब? कहीं से पूछेंगे तो बता देंगे। पानी दे देना हमको, पानी नहीं। अच्छा हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन। क्या हुआ, कुछ पूछना है? चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक वेक्टर ए है और उसका मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन और ईस्ट में है, ठीक है। और एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में है। आपसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए क्या होना चाहिए आपके मुताबिक। सॉल्यूशन के होना चाहिए। तो सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखिए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कर रहे हैं, ठीक। तो इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा। तो साइन 90 होगा क्या? ईस्ट और नॉर्थ के बीच का एंगल कितना होगा? ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। और उसके बाद एन कैप लेंगे। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। ए कितना है? ए 30 है इंटू 20 है इंटू 1 है। और एन कैप क्या होगा? क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना। ये वेक्टर ए है और ये बी है, तो हमें ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए। कोऑर्डिनेट देखें तो ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स होगा, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड एक्सिस, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अंदर यदि इसके अनुसार चले तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। तो वेक्टर ए जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वेक्टर बी वाई एक्सिस के लॉन्ग है। अब क्या करना है, ए क्रॉस बी करना है। तो वेक्टर ए की तरफ पाम को रखेंगे और टर्न किधर करेंगे। यदि बी क्रॉस ए कहता तो हम पहले बी की तरफ हाथ रखते और फिर किधर ले जाते हैं, ए की तरफ। तो थंब, स्ट्रेच थंब का डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। तो अभी क्या करना है, ए क्रॉस बी, थंब को स्ट्रेच करना है। तो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर के कैप। तो फाइनली ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना, 600 न्यूटन और के कैप होगा। तो इसे हम एक अलग नाम देते हैं, एक वेक्टर, इसको मान लेते हैं आर वेक्टर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू 600 न्यूटन किस डायरेक्शन में, के कैप, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, यही आपसे पूछ रहा था। तो रिजल्ट में देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसीलिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या निकल के आता है, एक वेक्टर निकल के आता है। तो प्रॉपर्टीज़ में पहला पॉइंट यही पढ़ेंगे कि यदि दो वेक्टर के बीच क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो रिजल्ट जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, वेक्टर निकलेगा। तो आपको दोनों चीज़ ध्यान में रखना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब था, उसका क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली होता है, रिजल्ट जो आता है वो मतलब कि उसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता। एनर्जी का डायरेक्शन क्या होगा, मान लीजिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा।
इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए जब आप रिसर्च में जाएंगे, आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर रिसर्च और उसके बाद हायर रिसर्च में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर फिजिकल क्वांटिटी डिफ़ाइन कैसे किया गया है, आखिर फिजिकल क्वांटिटी को जो डिफ़ाइन करने के पैरामीटर्स हैं वो क्या ध्यान में रखा गया है, उसको कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्केलर ही होगा, ये वेक्टर ही होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे जाकर आप पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि फोर्स को हम वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, डिस्टेंस को वेक्टर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन इसलिए किए गए हैं कि किसी भी फिजिकल मतलब कि ऑब्जेक्ट को या बॉडी को हमें स्टडी करने के लिए अलग अलग फिजिकल पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता है, तब हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं और तब हम अपने डे टू डे लाइफ में जनरल ह्यूमन पर्सन या फिर जनरल लोगों के लिए हम यूज़ में ला सकते हैं उसको। मान लीजिए आपने एक ऐसा फ़ोन खरीद लिया जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइस पर बेस्ड नहीं है, आपने फ़ोन रखा, फ़ोन यदि रखा है यूज़ करके तो ये होना चाहिए कि 30 सेकंड का टाइमर लगाया है तो आपने 30 सेकंड के बाद मोबाइल को ऑफ़ हो जाना चाहिए। लेकिन यदि ऑफ़ नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उस पर काम किया जाएगा। क्या ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए कि 30 सेकंड के टाइमर से वो कंट्रोल करे उसको, उसके करंट के डायरेक्शन को। लाइट ऑन है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के फ्लो को रोकना है, कितने सेकंड के बाद रोकना है, तो 30 सेकंड के बाद। तो वो 30 सेकंड जैसे ही टाइमर कंप्लीट होगा वो फ्लो, करंट का फ्लो को रोक देगा और उसके कारण क्या होगा, स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ पर काम होता है, नहीं होता है। कहते हैं ना कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। मतलब यदि हमको रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर वर्क करेंगे। हमको इस पैनल की रिक्वायरमेंट हुई तो हमने वर्क किया। हम चाहते थे कि यहाँ पर एक ऐसा लोगो दिखे तो डिज़ाइन किया गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो वो सारा चीज़ रिक्वायरमेंट के बेस पर है। जब हमें रिक्वायरमेंट हुई डिस्प्लेसमेंट की तो हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफ़ाइन किया। हमें रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, कोई भी पाथ ट्रैवल करे उससे हम उसको पकड़ेंगे कि कितना उसने पाथ के कितना लेंथ कवर किया। उसके लिए अलग फिजिकल पैरामीटर डिफ़ाइन किया गया, स्पीड को, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद अलग पैरामीटर डिफ़ाइन किया गया जो कि वेलोसिटी, जो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट पे करेगा। बहुत अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो ये हो गया फाइनल रिजल्ट। अब आते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ में। तो प्रॉपर्टीज़ में हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। ठीक है, जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का लिए थे तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, रिजल्ट ऑलवेज, अभी लिखिएगा नहीं, ध्यान से देखिए, ऑलवेज बी अ वेक्टर। हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, अरे बोलो, वेक्टर मिलेगा, स्केलर नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हो रहा है ना रिकॉर्डिंग, ठीक। अब यहाँ पर ये समझिए कि रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर। तो वेक्टर के पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, अब सेकंड नंबर पे आइए, इट डज नॉट फॉलो, क्या क्या, हाँ, इट डज नॉट फॉलो कॉम्पिटेटिव लॉ। कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सबसे बड़ा सवाल काहे, ठीक है। तो क्या है कॉम्पिटेटिव लॉ, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं करता है, देखिए डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लस जेड होगा और बी क्रॉस ए करेंगे तो नेगेटिव जेड होगा। तो इसका डायरेक्शन जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो इसका डायरेक्शन माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो दो वेक्टर्स, जैसे ये दोनों का क्रॉस करने के बाद एक रिजल्ट आया और इसको क्रॉस करने के बाद एक रिजल्ट आया, इसके क्रॉस वाले रिजल्ट को हमने सी बोल दिया और इसके क्रॉस वाले के रिजल्ट को हमने डी बोला। तो चूंकि सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी के मैग्नीट्यूड के बराबर है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस करेगा तो आएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो नहीं ना हुआ। कॉम्पिटिटिव लॉ तो तब फॉलो होता है जब ए क्रॉस बी करने पे जो आया वही हमारा बी क्रॉस ए करने पे आता है ना।
तो कॉम्पिटिटिव मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो लिखे तो है ये क्या है, C बराबर माइनस डी, इसका मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तभी ना हुआ। ठीक है, अब इसको ऐसे कर देंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो ऐसे लिख देंगे, बराबर क्या हुआ 0। समझ गए, कर सकते हैं ऐसा। अब आइए थर्ड प्रॉपर्टीज़ में, चलिए थर्ड नंबर में देखते हैं। थर्ड नंबर में इट फॉलो distributive law in a fixed order। समझ गए, ऐसे जैसे नहीं, फिक्स ऑर्डर में करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो। क्या कहता है, ध्यान से देखिए, A क्रॉस B प्लस C है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ऐसा होगा? हाँ, अरे बोलो। तो ये कॉम्पिटिटिव थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करके लॉ को फॉलो कर रहा है। आप पढ़े हैं ना, यदि मान लीजिए 10 × 4 + 5 रहेगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो ऐसा कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब आइए 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन A क्रॉस B क्या होगा, नल वेक्टर होगा। क्यों होगा? हाँ, सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया, इसलिए नल वेक्टर। अब इसी में ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन A क्रॉस B इज इक्वल टू AB, है ना, A क्रॉस B इंटू इज इक्वल टू AB। अब इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, बोलिए डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अरे बोलो। तो डायरेक्शन क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर, यानी एन कैप द डायरेक्शन, देखिए ध्यान से क्या लिख रहे हैं, द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर A एंड B। क्या ये लिखना सही है? हाँ सही है, थीटा 90 है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। 5th नंबर क्या कह रहा है, 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर कह रहा है कि इफ 2 वेक्टर्स आर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझने में थोड़ा दिक्कत। डिटरमिनेंट पढ़े हैं आप लोग? डिटरमिनेंट नहीं पढ़े हैं, पढ़ेंगे, 11th में पढ़ना है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, कुछ लोगों के ऊपर से उड़ सकता है। हाँ, डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो पूरा फोकस कीजिएगा एकदम। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए, इस पे व्यूज़ बढ़ेंगे। पूरा ध्यान से फोकस होकर सुनिएगा, क्योंकि पूरा फोकस्ड होकर भी देखिएगा ना तो भी कंफ्यूज रहिएगा। तो जब आप ये सोच लिए कि मास्टर ने कह दिया है कि फोकस्ड होकर भी देखने से कंफ्यूज रहेंगे, तब काहे देखें। ठीक है, कैसे हो? हरा भरा दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है? पेड़ पौधा दिख रहा है, इसमें पत्ती उत्ती दिख रहा है, चाय पत्ती उत्ती है। चलिए, समझ पा रहे हैं? थोड़ा स्लो हुए हैं यहाँ पर, इसलिए गाड़ी थोड़ा स्लो किए हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए अभी हम आ गए हैं कितने पर, 0.25x पर। ठीक है, फोकस्ड पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा अच्छे से,
और 2 बार रिपीट भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब हम डॉट, जैसे हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। ये इतना आसान नहीं है क्योंकि रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर होगा। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है तो क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और एक वेक्टर बी है तो वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, जो कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में भी किए थे। अब हम लोग किस में कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट में कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। यहाँ पर दो ब्रैकेट है, यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट होगा, इसका 2 पॉइंट होगा, इसका 2 पॉइंट होगा, क्योंकि 2 वेक्टर हैं। यहाँ पर तीसरा होता तो एक और यहाँ बनता। अब आई कैप का जो भी कॉफिशिएंट है वहाँ ही लिखेंगे। तो आई कैप का कॉफिशिएंट कौन है, x1, तो यहाँ x1 लिखेंगे। फिर कौन है, तो x2 लिखेंगे। अब जे कैप का कॉफिशिएंट y1 y2 z2, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि तो हमको आता ही था, डरा दिया, आगे बढ़िए। अब हम क्या करेंगे कि आई कैप का कॉफिशिएंट लेंगे, इसको 1,1, तो इसको पॉजिटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है कि ये 1 रो और 1 कॉलम है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक सेकंड, इसको कह लीजिए सेकंड कॉलम है, रो कौन सा है, फर्स्ट। तो ऑड आ गया, नेगेटिव। बस आप इतना समझिए, ज़्यादा डीप जाएंगे कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं दिख रहा है तो घसक जाओ। हम घसकेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ बैठो, फान जाओ वहीं से। अच्छा चलो आ जाओ, सबसे पीछे बैठो। पढ़ने वाला विद्यार्थी कहीं भी पढ़ लेता है। डायलॉग सुने, पापा बोले हैं कभी, नहीं बोले हैं पापा। पढ़ने वाला विद्यार्थी चले आइए, पापा से ही मत कर देना, तो ये आप पे भी लागू होता है, पीट देंगे। आइए, तो नेगेटिव, ये प्लस, और ये क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब क्यों आएगा, क्यों हुआ प्लस माइनस प्लस, तो हम बता तो देंगे लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर है नहीं, फर्स्ट फ्लोर टॉप का नहीं बन सकता है। फिर तुम छेड़ रहे, तुम तो समझ लोगे, बाकी और लोग पर कोई नहीं डाउट है, बहुत समझदार है, उससे पूछो, उसको कोई डाउट से नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। ज्ञान उतना ही जिससे मोक्ष मिल जाए। ज़्यादा ज्ञान लीजिएगा मोक्ष नहीं मिलेगा, आत्मा भटक जाएगा। चाहते हैं कि आत्मा भटके, उतना ज्ञान क्यों जानना कि इसके नीचे क्या है। जिस दिन पता चल गया कि इसके अंदर कोबरा सांप रह रहा था उतना दिन से, उसके बाद देखिए देह हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगेगा। फिर अब नहीं पता है, रिलैक्स हैं आप, क्यों जानना, समझ गए। यदि जिस दिन आप जान गए, मान लीजिए आपके बगल वाला कोई है, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, कॉमन बात कर रहे हैं, आपके साथ दोस्ती, बहुत गहरा दोस्ती हो गया, आपके साथ कोचिंग आ रहा है जा रहा है, बहुत अच्छा गहरा दोस्ती है, और मान लीजिए आपको पता चला कि ओ ये कुछ दिन का मेहमान है, मतलब फिर कहीं और जाने वाला है। सब देखिए कितना गलत माइंडसेट है, सीधे ऊपर, अरे कुछ दिन के मेहमान है, मतलब जैसे कोई स्टूडेंट, हाँ वेरी गुड, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। जैसे कोई स्टूडेंट नहीं आया 10 दिन, तो हम क्या कहते हैं, अब वो हम लोग के बीच नहीं रहा, अब कहीं और जगह रह रहा है। हम हमेशा कहते हैं, उसका फ़ोटो लगाते हैं वहीं पर, उसको हटा करके, और एक गेंदा का फूल यहीं बगल में मिल जाता है, रुपेश को बोलते हैं ला के लगा देता है। और अगरबत्ती तो हमारे पास थोक भाव से मिलते रहते हैं। ये तो उसी से पूछो, रुपेश से। रुपेश एक बार गोवा भी गया था तो अगरबत्ती लेके गया था, मतलब घूमने भी जाता है तो अगरबत्ती लेके जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि अब हम लोग के बीच नहीं रहा, तो 2 मिनट का मौन रखते हैं। एक बार घटना ऐसे घटी कि सब 2 मिनट का मौन रखे हुए था, जिसके नाम से वो आ गया 10 दिन के बाद। तो भी बैग रखा, देखा कि माहौल ठीक है, वो भी ऐसे खड़ा हो गया। तो जब देखा कि मेरा ही फोटो लगा हुआ है तो ऐसे ऐसे करने लगा।
और बगल वाला ऐसे था, जब उसको घूमते हुए देखा तो ऐसे कर रहा है। हम बोले कि हम समझाएं कि हम लोग के बीच नहीं था ये, ऐसा थोड़ी ना कि धरती पे नहीं था, हम लोग के बीच। आप कोई 10 दिन बिना बताए चला जाएगा तो क्या समझा जाएगा? नहीं रहा, हम लोग के बीच नहीं रहा। आइए, तो ये क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस, और ये प्लस। तो आई कैप लिए, तो आई कैप लेंगे तो उसके रो और कॉलम को कट कर देंगे, मतलब ये रो हो गया और वो कॉलम कट कर दिए, अब ये नहीं रहा। कब? जब इसको लिए तब। तो क्या बचा? तो y1 को z2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y2 को z1 से। तो क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान से। तो इसका हम छोटा सा बना देते हैं, एक स्टेप गायब नहीं करते, बता देते हैं। y1 z1 और यहाँ y2 z2, ठीक है। इसको बीच में नहीं, माइनस नहीं रखेंगे कुछ, y1, ठीक है, माइनस जे कैप। तो क्या करेंगे? तो जे कैप वाले कॉलम को और उसके रो को हटा देंगे, तो क्या बचेगा? x1 x2 z1। तो लिखेंगे क्या? x1 x2 z1 z2, ठीक। फिर आया प्लस, प्लस में क्या आएगा? के कैप आएगा। अब इसका लेकर, तो इसका कॉलम और रो हटा देंगे, तो क्या बचेगा? x1 y1 x2, तो x1 x2 y1 y2। समझना ये है, यदि आई कैप है तो उसका कोफिशिएंट x होता है, तो डिटर्मिनेंट के ब्रैकेट में कहीं x नहीं रहेगा। यदि j है तो उसका कोफिशिएंट y होता है, तो ब्रैकेट में y नहीं रहेगा। यदि k कैप है, उसका कोफिशिएंट z होता है, तो ब्रैकेट में z नहीं रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे लिखेंगे, तो क्या सिचुएशन होगा? देखिए ध्यान से। तो यहां लिखेंगे क्या? a क्रॉस b। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा? आई कैप। अब क्या होगा? ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस, तो y1 इंटू z2, y1 इंटू माइनस यहाँ y2 होगा, सॉरी y2, तो y2 इंटू z1 होगा ये, माइनस जे कैप। अब यहाँ क्या करेंगे? बोलिए, x1 इंटू z2 माइनस x2 इंटू z1, ठीक। और यहाँ आ जाएगा प्लस के कैप। अब बोलिए, x1 इंटू माइनस, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। हो गया ना? कितना आसानी से समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ? सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको नहीं समझ में आएगा? तुमको आया समझ में? तो उधर उससे बातें क्यों कर रहे थे? हाँ, क्या बोल रहा था वो? उसको छोड़ दो, वो अलग लेवल का है, समझे? तुमको भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देगा वो। आइए, अब इसमें रिजल्ट में खासियत क्या है? इंपॉर्टेंट बात, इसको नहीं भी लिखें तो चलेगा। इसका रिजल्ट का खासियत क्या है? कैसे याद रखेंगे? उसका तरीका क्या है याद रखने का? तो उसका तरीका ये है, यदि आई कैप का कोफिशिएंट ले रहे हैं तो y1 और y2 तो रहेगा ही, z1 और z2 तो रहेगा ही, सिर्फ x नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे? यदि y1 लिए हैं तो उसका z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस, फिर क्या बच जाएगा? y2 z1, ठीक है, माइनस जे कैप हो गया, तो x1 z2 होगा। और फिर माइनस क्या? x1 z2 लिए, मतलब x1 z1 नहीं लेंगे, x1 z2 लेंगे, फिर माइनस यदि x2 लिए तो फिर z1 होगा। समझ गए ना? और फिर के कैप, तो इसमें तो z तो रहेगा नहीं, तो हमने यदि x1 लिया है, y2 होगा, फिर x2 इंटू y1 होगा। समझ गए? तो ये आपका रिजल्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं, देखिए क्या कर रहा है। मान लीजिए कि f वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक वेक्टर b है वो है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। अब इसको क्या निकालना है? a क्रॉस b आपको पता है, तो आई कैप क्या लिखेंगे? यदि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, गड़बड़ा जाएंगे नहीं तो। चलिए ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला बार है इसलिए स्टेप चल रहे हैं। आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, के कैप हो गया, सब देखते जाइए साथ में। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या होगा? 3 - 1। जे कैप का थोड़ा फास्ट लिखेंगे, -1 1,
और इसका, ठीक है। तो अब यहाँ आई कैप ब्रैकेट में क्या होगा, डिटर्मिनेंट है ना, और माइनस जे कैप, फिर डिटर्मिनेंट है, और प्लस के कैप, फिर डिटर्मिनेंट है। भरिए क्या होगा, आई कैप -1, बोलिए -3, जे कैप 3 - 1 1 - 3, के कैप -1 1 होगा ऐसे। तो रिजल्ट में फिर आ गया आई कैप। अब ये क्या होगा, -1 - 3 3 होगा, माइनस ये कितना होगा 1 होगा, ठीक, माइनस जे कैप ठीक है, और प्लस के कैप 3 +1 कौन कर रहा है, तो ये कितना हो गया 2 आई कैप, और यहाँ -8 ना, तो +8 जे कैप, और यहाँ से 2 के कैप आ गया A क्रॉस B। बताइए, यही आपको करना था, इसीलिए इतना माहौल बन रहा था। कुछ है ये, कितना इजी तो है, बस यही करना है। कहाँ +1 होगा, क्या यहाँ पर बोल रहे हो, इसमें 3 होगा ना, तो ये 3 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिएगा। प्रॉपर्टीज खत्म, थ्योरी खत्म, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज। वेक्टर कंप्लीट हो गया। बताइए मात्र कितना, 15 लेक्चर में सब हड़बड़ा। इससे पहले वाला बैच का आप देखिएगा 18 लेक्चर में ख़त्म किए हैं, उससे पहले वाला में 22 लेक्चर में। पहले नहीं, आप लोग से ज़्यादा समय दिए थे हम लोग तो जल्दी पढ़, हाँ जल्दी पढ़ लिए। क्या है, चलिए तीनों साल के हैं, पिछले साल जो पढ़ाए थे उसके पिछले साल भी वीडियो लेक्चर्स में होंगे। सर ये तरीका डॉट प्रोडक्ट था ना जो बताए थे लास्ट में, डॉट ऐड करके प्लस करते थे तो मल्टीप्लाई करके, ये वाला सर, ये डॉट प्रोडक्ट ए डॉट x2 + y1 y2। हाँ, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो उसी के जैसा था ना। नहीं कुछ अलग है उससे, इसके जैसे कैसे, ठीक है। देखिए 3 अलग अलग एक्सिसेस हैं, क्लियर है सबको। ये एक्स एक्सिस मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स माने, इसको जेड भी मान सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम इसको एक्स मान रहे हैं, इसको वाई मान रहे हैं और इसको जेड मान रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि सिचुएशन ये कुछ इस तरह से है कि ये एक्स हो गया और ये जेड हो गया, ये वाई हो गया। तो एक्स एक्सिस मान लीजिए ईस्ट है, ठीक, तो ये कौन सा होगा, यदि इसको एक्स एक्सिस को ईस्ट मानते हैं, साउथ होगा। ऐसे देखिए तो ईस्ट हो गया तो साउथ हो गया, इधर नॉर्थ होगा और इधर वेस्ट होगा, तो ये वर्टिकली अपवर्ड होगा प्लेन से उसके, ठीक। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अ वेक्टर पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो यानी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग एक वेक्टर है, ठीक है, और एंड वेक्टर बी पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ मतलब इधर नेगेटिव जेड, तो नेगेटिव जेड में आपको नॉर्थ मिल गया, और एक वर्टिकली अपवर्ड है, तो उनके बीच का एंगल क्या हुआ 90। तो ऑप्शन पढ़िए। तो अब ए क्रॉस बी बोल रहा है, तो एक ए कौन सा है वर्टिकली अपवर्ड, अब बी कौन सा है नॉर्थ है, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस, तो ए क्रॉस बी करेंगे, तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा वेस्ट। बात समझ पाए, क्लियर है सबको, जो डाउट है तो पूछिए फिर से। हाँ डाउट है क्या, बोलो फिर से, यही डाउट है तुम्हारा, हमको लगा इसमें बीच में कहीं डाउट होगा। ध्यान से फिर से देखिए एक बार, ये हो गया एक्स एक्सिस जिसको ईस्ट बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट हो गया, ये वर्टिकली अपवर्ड हो गया उस प्लेन से जिस पर साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट सब कुछ है उसके परपेंडिकुलर हुआ, तो ये वेक्टर ए है, और तो ये वर्टिकली अपवर्ड है, और उस प्लेन में नॉर्थ किधर है इधर, तो एक वर्टिकली अपवर्ड ए हो गया, नॉर्थ की तरफ बी हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं ए क्रॉस बी कर रहे हैं कि बी क्रॉस ए करना है, तो ए क्रॉस बी, तो जो वेस्ट की तरफ डायरेक्शन होगा वही तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा वेस्ट की तरफ होगा ऐसा, समझ पाए। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा रहेगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बता सकते हैं।
द लाइन, ध्यान से देखिए, द लाइन लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज गिवन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे। तो सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे तो v बराबर क्या होता है, ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और रिजल्ट भी वेक्टर है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, आर इज रेडियस वेक्टर, ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ओमेगा। तो अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है ओमेगा कितना है एंड रेडियस वेक्टर इतना है। अब आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर करना है, ये दोनों वेक्टर है, देखिए डार्क कलर से दिखाया गया है, ये डार्क नहीं दिख रहा है थोड़ा, तो इसलिए वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अब ओमेगा कितना है, आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस के 2k कैप, क्रॉस करना है, क्या रहेगा, आर क्या है 4j कैप, यानी 0 i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं आप, अभी डिस्कस किए हम लोग। तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, बिना डिटर्मिनेंट लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आई कैप होगा ना, तो इसका कोएफिशिएंट चला गया, तो इसका 1 है और इसका, तो यहाँ पर 1 0 होगा और सॉरी 1 0 नहीं होगा, सॉरी, इसका 2 होगा और इसका 4, तो -2 4, और उधर जे में क्या होगा 2 और ये -3 और ये माइनस जे कैप। अब जे कैप में चलेंगे तो यहाँ 1 होगा और ये 0 होगा और यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ -3 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के कैप। तो के कैप में क्या आ जाएगा 1 0 -2 4। अब सॉल्व कर दीजिए इसको, तो यहाँ आई कैप, तो आई कैप ये कितना हो गया 6 -8 और यहाँ माइनस जे कैप, तो ये कितना आ गया -3 -0। अब उसके बाद के कैप, तो के कैप क्या आ जाएगा 4 -0। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना -2 आई कैप और यहाँ से -3, तो +3j कैप और ये कितना होगा 4k कैप। तो ये आ गया कितना v वेक्टर बराबर, तो v वेक्टर ये आ गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकल सकता है। तो v वेक्टर का मॉड क्या होगा, रूट अंडर क्या होगा 4 + 9 + 16, तो 25 + 4 कितना आ गया, रूट अंडर, ठीक है, समझ गए। सॉल्व कर, इसको लिखना है लिख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछिए। बोलिए, बोलो कोई डाउट है, चलिए। के क्रॉस के, हाँ के क्रॉस के अभी बताएंगे वो, हाँ बताएंगे, बताना बाकी है यूनिट वेक्टर फॉर्म। हो गया, सेक्शन ए हम कंप्लीट कर देंगे। सेक्शन बी में किसी को जो डाउट होगा वो पर्सनली पूछ लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। थोड़ा लेवल उससे ऊपर है। क्वेश्चन आपका बनाया हुआ, मान लीजिए कि फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं I क्रॉस I, ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या होगा,
बोलो 0, तो रिजल्ट क्या आएगा? सेकंड है J क्रॉस J, तो रिजल्ट क्या? थर्ड K क्रॉस K कैप 0 होगा। I क्रॉस J 1, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया ना, हमको तो वेक्टर के साथ लेना पड़ेगा ना। तो आप इसके लिए क्या कीजिए, I कैप, J कैप और K कैप, ठीक है। तो I कैप से यदि हम ऐसे जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, ये क्लॉकवाइज हुआ, तो I कैप क्रॉस J कैप, तो I कैप क्रॉस J कैप, तो क्या मिलेगा? अब यहाँ पे बोल रहे तो ध्यान ही नहीं दे रहा, देखो यहाँ ध्यान से। तो I कैप क्रॉस J कैप करेंगे तो हमें K कैप मिलेगा प्लस में, तो क्लॉकवाइज रोटेशन प्लस होगा। कैसे होगा ध्यान से देखिए, आगे समझिए यहाँ पर 2 मिनट। 5 नंबर में आते हैं, मान लीजिए I कैप क्रॉस K कैप कर देते हैं, तो I कैप से K कैप की तरफ आए तो हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं। अरे बोलो, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। इसको हम कैसे लेंगे? नेगेटिव लेंगे। कैसे? देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये हो गया जेड एक्सिस। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमको पहले केस में क्या लेना था? आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे किए तो के मिला। सेकेंड केस में क्या? आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप मिलेगा। तो यहाँ पर हम कैसे उसको समझेंगे कि यदि क्लॉकवाइज रोटेशन में जा रहे हैं तो प्लस मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं तो नेगेटिव मिलेगा। आई क्रॉस के करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो वो नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव क्या होगा? माइनस जे कैप होगा। क्यों? क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप किए तो जे कैप मिलेगा ना। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप मिलेगा। अब मान लीजिए जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या मिलेगा? आई कैप। चूंकि जा रहे हैं किधर? क्लॉकवाइज, तो क्या मिलेगा? प्लस। करके देखिए, जे ऊपर है, के इधर है, तो जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो एक्स यानी कि आई कैप मिलेगा। हाँ, उस तरह से भी कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? ये कुछ लोगों को समझ में आ रहा है? घर जा करके आज खुद से ऐसे प्लेन में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस देखिएगा। वाई क्रॉस क्या करेंगे? आई, तो नेगेटिव जेड एक्सिस मिलेगा, ठीक है। अब हमको मान लीजिए कि y क्रॉस k करना है तो पॉजिटिव x मिलेगा, और यदि हम k क्रॉस j करेंगे तो नेगेटिव i कैप मिलेगा, है ना। क्या शिवम, हम समझ रहे हैं? तुम समझ रहे हो? समझा दो, छा जाओ बैच पे आज, समझा दो खड़े हो जाओ, समझा दो। बोला ना कि समझ गए, समझा दो। अच्छा चलो ठीक है, बस हमको इतना बता दो कि जे कैप क्रॉस आई कैप क्या मिलेगा? क्या माइनस हो जाएगा? हाँ, माइनस के कैप हो जाएगा। अच्छा, और मान लेते हैं, सपोज करें कुछ हम और जोड़ देते हैं, जे कैप क्रॉस या फिर कह लीजिए के कैप क्रॉस जे कैप, क्या होगा रिजल्ट? माइनस आई कैप। सही में बोलिए, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप तो माइनस, ठीक है। बैठ जाओ, समझ गए सब लोग? यही आपको याद रखना है और कुछ नहीं। आपको तो ये तो पता ही है, तुरंत पता चल जाएगा कि आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे, यानी कि जैसे दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट तो रिजल्ट 1, लेकिन सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो रिजल्ट 0। क्या ये बात सही है? चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं डॉट जो है उस पर। वो जो तुम बना रहे हो ना, वो ऐसे सिंपल रीजनिंग का क्वेश्चन है, वो कोई वेक्टर का क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो बता देंगे। तो
49 59। जल्दी लिखो, इसको ध्यान से ड्रॉ कीजिएगा, डायरेक्शन मायने रखता है। अब बारिश का समय आने वाला है, छतरी तो नहीं मिला, क्या बोले, हम बहुत परेशान हो गए उसके चलते। बिहार में कोई गरीब नहीं, सब अमीर आदमी है। किसी को पैसा लेके छतरी बनाने की मन ही नहीं किया किसी को। सामने वाले ने बोला कि तुम 1 करोड़ भी दे दोगे तो नहीं बना के देंगे। हाँ, फिर पूरा रेनकोट दीजिएगा तो पूरा नहीं मानेंगे। नहीं, रेनकोट में तो हम हाफ पैंट में आ जाएंगे ना फिर। उसके पीछे तुम्हारा क्या हाथ है पहला कि 17 हुआ है कि नहीं? हाँ? फिर सबको बोले कि देखो मास्टर द्रोह नहीं लगेगा, कुछ कर दो। अच्छा 18 हो गया। एक ही विद्यार्थी मदद किया है, कहाँ गया जो विद्यार्थी? आज आया नहीं है, कहाँ गया? मदद कर रहा है क्या मेरा? तबीयत खराब है? कैसी तबीयत खराब हो गया? हम उसको बोलो अनुलोम विलोम करेगा, बीच में सांस लेना भी है। अब क्या कह रहा है? इस द कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इतना अलोंग इन द डायरेक्शन क्या है इस वेक्टर के। तो ये जो एंगल है टोटल, ये टोटल एंगल कितना होगा? पूरी दुनिया देख करके इस एंगल को तो कह सकती है कि वो 45 होगा। बोलिए, होगा इतना? हैं? काहे? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस सेम है। है ना? तो मान लीजिए कि ये वेक्टर b है, तो ये √2 होगा ना। तो वेक्टर b क्या लिखेंगे? वेक्टर b इज इक्वल टू क्या है? i कैप माइनस j कैप, है ना। तो इसका थीटा कितना है? 45 डिग्री। और इसका थीटा आपको पता है। अब ये थीटा तो साइन, जैसे इसको साइन थीटा लिए है ना, तो आप क्या कीजिए कि कॉस, क्या करिएगा? कॉस थीटा ले लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा, तो ठीक है, कॉस थीटा कितना आ जाएगा? चलिए कॉस साइन कुछ भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये थीटा प्लस 45 है ना, तो इन दोनों को मान लीजिए अल्फ़ा। तो a कास अल्फ़ा कॉम्पोनेंट हो जाएगा, होगा ना। तो a कॉस अल्फ़ा, तो a का मैग्नीट्यूड पता है आपको? अरे बोलिए। a का √, ठीक। तो a कितना है? √13, ठीक है। अब कॉस अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं? थीटा प्लस 45 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो याद कीजिए वो पल जब आपने पढ़ा था कॉस a प्लस बी। तो कॉस a इंटू कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b, ठीक। और यहाँ इंटू a तो है ही, √, कितना। तो आप इसको थोड़ा और गहराई में जाएंगे, देखिए यहाँ सब लोग। तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा इसके मुताबिक कितना हो जाएगा? अरे 2 होगा, √13 होगा। तो लिखिए 2/√13 और ये 1/√2 माइनस कॉस कितना? ये 3/√13 इंटू 1/, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/√3 √2 कॉमन ले सकते हैं। अरे ले सकते हैं। तो √13
इंटू 1/√13 इंटू √2, कॉमन ले लिए तो 2 - 3 आया, होगा ऐसा। तो यहाँ 1/√2 इंटू इंटू -1 होगा ऐसा, तो 1/√-2 आया, कौन सा होगा? ठीक है, छापिए। कैसे बना समझ में आया? हाँ, कॉम्पोनेंट लेना है, मतलब उस वेक्टर का एक कॉम्पोनेंट उधर जाएगा। दो वेक्टर हो गया, दोनों वेक्टर नहीं, वेक्टर ए का कॉम्पोनेंट इधर लेना था बी के लिए, बी के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट लेना था। याद है ए डॉट बी में हम क्या लिए थे? वेक्टर बी का कॉम्पोनेंट ए में लिए थे, तो क्या आया था? बी cos थीटा आया था। तुम समझा जी? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मयंक? पीयूष नाम है। अरे पीयूष तो मेरा बहुत जिगरी दोस्त रहा है, अब तो इसका नाम हम कोई भूल ही नहीं सकते। पीयूष एक मेरा बहुत जिगरी दोस्त था, मेरा मैकेनिकल का ही था, रूम पार्टनर था, लेकिन मतलब वो फर्स्ट ईयर में रहता था और प्रैक्टिकल्स का जो जर्नल होता था ना, वो फाइनल ईयर का था, फाइनल ईयर तक का खरीद के सीनियर से मांग के रखता था और हमको बताता नहीं था, तिजोरी में रखता था। उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि सेल्फिशनेस किसको कहते हैं। और उसके बाद वो हमसे पूछता था, सुमित तुम्हारे जानकारी में कोई सीनियर का जर्नल है सेकेंड ईयर का? तो हम बोले हाँ है, 3-4 सीनियर्स मेरे जान पहचान में थे, तो वो दे देते थे, वो मेरा लेकर लिख लेता था, उसको तिजोरी में रखता था। ठीक है, एक दिन वो बीमार पड़ा,